फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं कहानी तेरे प्यार में। एक लड़की शादी का जोड़ा पहने कुर्सी से बंधी बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। वह कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, जिससे उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई। तभी एक आदमी कमरे में आया। कमरे में अंधेरा होने के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाई। वह बोला, तेरा बाप निरंजन कहाँ है? कितना घटिया इंसान है, अपने ही बेटी को उसी की शादी में छोड़कर भाग गया। वह लड़की उसकी बात सुनकर नामे गर्दन हिलाती है। वह फिर से उस पर चिल्लाते हुए बोला, कुछ बोलती क्यों नहीं? पर उस लड़की की सिर्फ घुटी घुटी आवाज आ रही थी। दूसरा आदमी उस आदमी के पास आकर बोला, सूरज भैया, पहले इसका मुंह तो खोल दीजिए। उसकी बात सुनकर सूरज उस पर भड़कते हुए बोला, इसका मुंह क्यों बांध रखा है? तीसरा आदमी उसकी तरफ आते हुए बोला, भैया, बहुत शोर मचा रही थी, हमारे तो कान के पर्दे ही फटने वाले थे। सूरज बोला, छोटे, जल्दी जाकर इसका मुंह खोल। और मुरारी, तू कमरे की लाइट जला, पता नहीं इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। छोटे जाकर उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाता है तो वह जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी मुरारी भी लाइट जला देता है, जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। सूरज की नजरें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। शादी के लाल जोड़े में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। आज से पहले सूरज ने बहुत सी लड़कियां देखी थी, पर यह उन सबसे अलग थी। उसे देखते ही सूरज के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वैसे तो सूरज एक गुंडा था, पर उसने कभी किसी औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। वह हमेशा औरतों का सम्मान करता और यही रूल उसके सारे साथियों पर भी लागू था। मुरारी धीरे से सूरज के कान में बोला, क्या हुआ भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? सूरज अपने होश में वापस आकर छोटे से बोला, इन मैडम से पूछो इनका बाप कहाँ है। मुरारी जैसे ही उससे कुछ पूछने वाला होता है, वह लड़की उससे पहले ही बोली, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पिताजी तो कई साल पहले ही गुजर गए थे। उनका नाम निरंजन नहीं, रंजन था। यह सुनते ही सूरज मुरारी की तरफ देखने लगा। मुरारी थोड़ा घबराते हुए बोला, भैया, उस रंजन ने तो कल हमें यही कहा था कि उसकी बेटी की शादी है। उसने हमें जो एड्रेस दिया था, हम उसी एड्रेस पर गए थे, पर वो ससुरा तो कहीं हमें दिखा ही नहीं, इसलिए हम उसकी बेटी को ही उठा लाए। अब तो वह जरूर हमारे पास आएगा। मगर तभी वह लड़की फिर से बोली, देखिए, आप लोग जरूर गलत एड्रेस पर आ गए होंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे चाचा चाची को फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम संध्या है और मेरे चाचा का नाम अशोक। मेरे माता पिता तो कई साल पहले ही एक सड़क हादसे में गुजर गए। तब से मैं अपने चाचा चाची के पास रहती हूँ। संध्या की बात सुनकर सूरज का तो दिमाग ही घूम गया। वह मुरारी से बोला, पता कर यह सच कह रही है या नहीं। मुरारी सूरज का ऑर्डर मिलते ही कमरे से बाहर चला गया और सूरज वहीं खड़ा संध्या को देखता रहा। वह छोटे से बोला, छोटे, खोल दे इस लड़की को। छोटे संध्या को खोल देता है। अपने हाथ पैर खुलते ही संध्या छोटे से बोली, क्या पानी मिल सकता है? संध्या की बात सुनकर छोटे सूरज की तरफ देखने लगा। सूरज उसे हाँ में इशारा करता है। सूरज का इशारा मिलते ही छोटे भी संध्या के लिए पानी लेने चला गया। अब वहाँ सिर्फ सूरज और संध्या थे। संध्या सूरज से बोली, देखिए, आज मेरी शादी है और आपके आदमी मुझे जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आए। आप प्लीज जल्दी से मुझे वापस छुड़वा दीजिए, नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी। पर सूरज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। संध्या जब देखती है कि सूरज उसे कोई जवाब नहीं दे रहा तो वह कुर्सी से खड़े होकर सूरज की तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी उसकी चुनरी उसके सिर से सरक कर नीचे गिर गई। यह देखते ही सूरज फौरन पीछे पलट गया और संध्या जल्दी से अपनी चुनरी उठाकर ओढ़ लेती है। जैसे ही वह सूरज की तरफ देखती है तो सूरज उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। तभी मुरारी और छोटे कमरे में आए। छोटे पानी की बोतल संध्या को देते हुए बोला, पानी। संध्या उससे पानी की बोतल लेकर एक ही सांस में सारा पानी पी गई। मुरारी धीरे से सूरज से बोला, भैया, यह सही कह रही हैं। उस निरंजन ने हमें गलत एड्रेस दिया था। उसकी बेटी की शादी तो किसी दूसरे शहर में है। यह सुनते ही सूरज एक जोर का चाटा मुरारी के गाल पर मारता है। चाटे की आवाज इतनी तेज थी कि संध्या के हाथ से पानी की बोतल छूटकर गिर गई। वह सूरज की तरफ देखती है तो इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में जैसे अंगारे बरस रहे थे। वह मुरारी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम जानते भी हो तुम्हारी इस एक गलती के कारण इस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अभी के अभी इसे वापस छोड़कर आओ। यह कहकर वह तेजी से वहां से निकल गया। मुरारी अपने गाल पर हाथ रखे संध्या के पास आया और बोला, चलिए, आपको वापस छोड़ आते हैं।
संध्या चुपचाप मुरारी और छोटे के साथ वापस अपने घर आ गई। जैसे ही वह घर में घुसने लगी, उसकी चाची पूनम जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ घुसी चली आ रही है? अरे, जब हमारी इज्जत उछालकर चली गई थी तो अब वापस क्यों आई है? पूनम जी की बातें मुरारी और छोटे ने भी सुन ली। छोटे मुरारी से बोला, मुरारी, हमें सबको बता देना चाहिए कि यह अपनी मर्जी से नहीं गई, बल्कि हम इन्हें उठाकर ले गए थे। और वे दोनों पूनम जी के सामने आकर बोले, देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। हम लोग गलती से इन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गए थे, पर जब हमें पता चला कि यह वह नहीं है तो हम इन्हें वापस छोड़कर जा रहे हैं। तभी एक औरत सामने आते हुए बोली, ऐसे कैसे गलती से उठाकर ले गए? अरे, यह कोई सामान थोड़ी ही है जो गलती से उठाकर ले गए। एक जवान लड़की है, पता नहीं तुम लोगों ने इसके साथ क्या क्या किया होगा। उनकी ऐसे बातें सुनकर संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने चाचा अशोक जी के पास जाकर बोली, चाचा जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। पर अशोक जी उससे मुंह फेर कर खड़े हो गए। पूनम जी उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालते हुए बोली, कौन यकीन करेगा तेरी बात का? अरे, तेरी बारात तो पहले ही वापस चली गई। तेरी वजह से जो सब मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हुई है, उसके बाद तो हम 1 मिनट भी तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। वह धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। संध्या जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए अपनी सफाई दे रही थी, पर उसकी आवाज जैसे किसी को सुनाई ही नहीं दे रही हो। वह रोती रोती वहीं दरवाजे पर बैठ गई। उसकी ऐसी हालत देखकर छोटे और मुरारी को बहुत दुख हुआ। छोटे मुरारी से बोला, मुरारी, हमें तो आइडिया ही नहीं था कि हमारी एक गलती की इस बेचारी को इतनी बड़ी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर मुरारी भी उदास मन से बोला, अब हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कल तक इसके घर वालों का गुस्सा शांत हो जाए और वह इसे घर के अंदर ले ले। यही सब सोचकर वे दोनों भी वहां से चले गए। संध्या पूरा दिन वहीं दरवाजे पर बैठी रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। अब तो संध्या को डर भी लगने लगा। वह फिर से दरवाजा पीटते हुए अपने चाचा को आवाज लगाने लगी। अब की बार पूनम जी दरवाजा खोलती हैं। वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, तू अब तक गई नहीं? क्या चाहती है? तो जैसे गंदगी को हम अपने घर में सजा ले? अरे, हमारी भी बेटी है। कल को तेरी वजह से अगर उसकी भी शादी नहीं हुई तो तेरे चाचा जी जीते जी मर जाएंगे। अगर तू जरा भी अपने चाचा या उनकी बेटी से प्यार करती है तो चली जा यहाँ से और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। यह कहकर वे फिर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। संध्या की चाची ने हमेशा उसे बुरा भला ही कहा था, पर उसके चाचा और उनकी बेटी संध्या का हमेशा हौसला बढ़ाते थे। संध्या भी उनसे बहुत प्यार करती थी। अपनी चाची की ऐसी बातें सुनकर संध्या को भी लगने लगा कि यहाँ से चले जाना ही सही है, क्योंकि वह भी जानती थी कि अगर किसी लड़के की बारात लौट जाए और वह लड़की गुंडों के पास पूरी रात बिताकर आए तो यह समाज उसके बारे में गलत ही सोचता है। वह भारी कदमों से वहां से चल पड़ी। उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है, इसलिए वह बस सड़क पर चली जा रही थी। उसे तो आसपास आती जाती गाड़ियों का भी होश नहीं था। ऐसे ही चलते चलते वह कब सड़क के बीचों बीच आ गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी एक गाड़ी तेजी से उसके सामने आ गई। वह उससे टकराने ही वाली थी, पर उससे पहले ही गाड़ी रुक गई, मगर संध्या घबराकर बेहोश हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सूरज बाहर निकला। वह जैसे ही संध्या को देखता है तो उसे देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात में संध्या अकेली यहाँ क्या कर रही है। वह फौरन उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा देता है। सूरज गाड़ी लेकर सीधा अपने घर आ गया। वह संध्या को गोद में उठाकर घर के अंदर आया। अंदर मुरारी और छोटे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों संध्या को सूरज की गोद में देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सूरज संध्या को सीधा अपने कमरे में ले गया और बेड पर लेटा देता है। वह छोटे से बोला, डॉक्टर को बुलाओ। छोटे जल्दी से डॉक्टर को लेने चला गया। थोड़ी देर में ही एक डॉक्टर आया। डॉक्टर को देखते ही सूरज उससे बोला, जल्दी से इसे देखो क्या हुआ है। डॉक्टर संध्या को चेक करता है, फिर वह एक इंजेक्शन उसे देते हुए बोला, घबराने की कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रेस लेने से यह बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक होश आ जाएगा। ये कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद वे तीनों कमरे से बाहर आए। सूरज मुरारी से पूछने लगा, मैंने तो तुम्हें इसे इसके घर छोड़कर आने को कहा था, फिर यह इतनी रात में सड़क पर क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर मुरारी और छोटे एक दूसरे को देखने लगे। सूरज थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। छोटे उससे संध्या के घर जो भी हुआ सब बताता है। छोटे की बात सुनकर सूरज अपने दांत पीसते हुए बोला, यह दुनिया वाले कभी किसी की मजबूरी नहीं समझते। कोई कितना भी इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करे कि वह सच बोल रहा है, पर वह बिना
उसकी बातों पर बिना सबूत के कभी यकीन नहीं करते। वे तीनों संध्या के होश में आने का इंतजार करने लगे। सुबह जाकर संध्या को होश आया। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने उन तीनों को खड़ा देख घबरा गई। वह घबराकर बोली, आप लोग फिर से मुझे उठा लाए, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? सूरज आगे आते हुए बोला, डरिए मत, हम आपको उठाकर नहीं लाए। कल रात आप मेरी गाड़ी के सामने बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। संध्या उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसे लोग कब से किसी की परवाह करने लगे? तुम्हें तो बस लोगों की जिंदगी बर्बाद करना आता है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। सूरज उससे बोला, देखिए, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं खुद आपके घर वालों को समझाऊंगा। उसकी बात सुनकर संध्या गुस्से में खड़ी हुई और सूरज का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोली, किस किस को समझाओगे? क्या तुम्हारे समझाने से मेरी बारात वापस आ जाएगी? क्या दुनिया वाले यकीन कर लेंगे कि मैं पूरी रात गुंडों के बीच रही और उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं? यह सब कहते कहते वह वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी ये हालत सूरज से देखी नहीं गई। वह उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गया। मुरारी और छोटे भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। सूरज गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर उसमें संध्या को बैठाता है और मुरारी से बोला, गाड़ी इसके घर की तरफ ले चलो। मुरारी गाड़ी संध्या के घर की तरफ लेकर चला। पूरे रास्ते संध्या रोती रही, पर सूरज ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही संध्या का घर आया, सूरज संध्या को खींचते हुए अंदर ले गया। घर में संध्या के चाचा चाची और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। शायद कुछ लोग अभी भी रुके हुए थे। संध्या को किसी आदमी के साथ देख सब चौंक गए। सूरज चिल्लाते हुए बोला, किसने इस लड़की को घर से निकाला? अरे, तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती? अगर यह कह रही है कि इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो तुम लोग उसका यकीन क्यों नहीं करते? क्या इतना ही विश्वास है अपने खून पर? पूनम जी आगे आते हुए बोली, कैसे यकीन कर ले इसकी बात का? अरे, जो लड़की अपनी शादी छोड़कर चली जाए, उस पर कोई कैसे यकीन करेगा? तुम इसके हिमायती बनकर आए हो ना, तो तुम ही बताओ, क्या तुम करोगे इससे शादी? थामोगे इसका हाथ? यह सुनकर सूरज संध्या का हाथ छोड़ देता है। पूनम जी उस पर हंसते हुए बोली, अरे, एक गुंडे होकर भी तुम इसे नहीं अपना सकते, तो भला कोई शरीफ लड़का क्यों इसे अपनाएगा? उनकी ऐसी बातें सुनकर संध्या शर्म से अपनी गर्दन झुका लेती है। सूरज संध्या की तरफ देखता है। उसकी शर्म से झुकी नजरों को देखकर वह बोला, ठीक है, अगर मेरे इससे शादी करने से तुम सबको यकीन हो जाएगा कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। वह मुरारी से बोला, मुरारी, सारा इंतजाम करो, मैं अभी इसी वक्त इससे शादी करूंगा। मुरारी जल्दी से एक पंडित को पकड़ लाया। उसने वहीं सबके सामने संध्या और सूरज की शादी करवा दी। संध्या तो सूरज के फैसले से सदमे में ही चली गई थी। पंडित जैसा जैसा करने को उससे बोलता गया, वह कठपुतली की तरह सब करती गई। कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई। शादी होते ही सूरज सबके सामने जोर से बोला, आज से यह सूरज की पत्नी है। अब अगर किसी ने मेरी पत्नी को कुछ भी कहा या उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला, तो वह इस दुनिया में दोबारा नहीं बोल सकेगा। सूरज की धमकी सुनकर सब एकदम खामोश हो गए। सूरज संध्या को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर छोटे सूरज से बोला, भैया, शादी तो कर ली, पर भाभी की हालत देखकर लग रहा है कि वह इस शादी से खुश नहीं है। उसकी बात सुनकर सूरज एक गहरी सांस लेकर बोला, कैसे खुश होगी? हमारी एक गलती की वजह से उसे यह सब झेलना पड़ा और हमसे ही उसकी शादी हो गई। सब चुपचाप वहीं बैठे रहे। फिर मुरारी बोला, भैया, आपको जाकर एक बार भाभी से बात करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सूरज अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब सूरज कमरे में पहुंचा तो संध्या उसे कहीं नहीं दिखी। वह पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाता है तो उसे बेड के दूसरी तरफ से सिसकने की आवाज आती है। वह उस तरफ बढ़ गया। उस तरफ संध्या जमीन पर बैठी अपने घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। सूरज भी संध्या के सामने बैठ गया। संध्या को जब एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, तो वह अपना सिर उठाकर देखने लगी। अपने सामने सूरज को बैठा देखकर वह घबरा गई। उसे घबराता देख सूरज उसे शांत करवाते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। वह बड़े आराम से संध्या से बोला, आज जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आपने और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बेशक हमारी शादी हो गई है, पर जब तक आप इस शादी को दिल से नहीं मानेंगी, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप आराम से यहाँ रह सकती हैं। मैं कभी भी आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। संध्या तो बस उसे जाते हुए देखती रही। उसने तो सोचा था कि सूरज एक गुंडा है, इसलिए वह उसके साथ भी गुंडागर्दी से पेश आएगा, मगर उसकी बातों से वह समझ गई कि सूरज एक गुंडा जरूर है,
पर वह औरतों की इज्जत करना जानता है। यह तो उसने तभी महसूस कर लिया था जब उसकी चुनरी गिर गई थी और सूरज ने एक बार भी उसे नजर उठाकर नहीं देखा। सुबह जब सूरज कमरे में आया तो संध्या बेड पर सो रही थी। सूरज अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला गया। पानी गिरने की आवाज से संध्या उठकर बैठ गई और बाथरूम की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद सूरज नहाकर बाहर आया तो संध्या को जागा देख बोला, आप भी फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। यह कहकर वह जैसे ही जाने लगा, संध्या उसे आवाज देते हुए बोली, सुनिए। उसकी आवाज सुनकर सूरज मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वह अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं। सूरज उसकी बात समझकर बोला, मैं अभी आपके लिए कपड़े मंगवाता हूँ, तब तक आप मेरे कपड़ों में से कुछ पहन लीजिए। ये बोलकर वह बाहर चला गया। संध्या जब अलमारी खोलती है तो सूरज के कपड़ों का साइज देखकर परेशान हो गई। सूरज की हाइट संध्या से काफी ज्यादा थी। वह एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मस्कुलर बॉडी का मालिक था, वही संध्या पतली दुबली सी लड़की। सूरज के कपड़े कहाँ उसे आते, वह मजबूरी में एक टी शर्ट और लोअर निकालकर पहन लेती है। थोड़ी देर में सूरज हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आया। जब वह कमरे में आया तो संध्या अपने गीले बाल सुखा रही थी। सूरज की टी शर्ट उसके घुटनों से भी नीचे आ रही थी। लोअर भी उसने बड़ी मुश्किल से पहन रखा था। इस वक्त वह किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। उसे इस हाल में देख सूरज को हंसी तो बहुत आई, मगर वह अपनी हंसी दबा लेता है। वह नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए संध्या से बोला, नाश्ता कर लीजिए। उसकी आवाज सुनकर संध्या उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर उसका लोअर उसके पैरों में फंस गया और वह गिरने लगी। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, सूरज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। गिरने के डर से संध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। सूरज जब संध्या के चेहरे को देखता है तो उसमें ही खो जाता है। उसके मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र उसे यह एहसास दिला रही थी कि वह सिर्फ उसकी है। यह एहसास उसके दिल में एक गुदगुदी सी कर रहा था। संध्या को जब यह एहसास हुआ कि वह नीचे नहीं गिरी तो वह अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। अपने आप को सूरज की बाहों में देखकर वह फौरन उससे दूर हो गई। संध्या को अपने से यूं दूर होता देख सूरज के दिल में एक दर्द सा उठता है, पर वह उसे कुछ नहीं कहता और कमरे से बाहर चला जाता है। दोपहर में सूरज कमरे में आया और संध्या को कई सारे बैग देकर बोला, इसमें आपकी जरूरत का सारा सामान है, अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। यह कहकर वह फिर से चला गया। संध्या जब उन बैग को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे महंगे ब्रांडेड कपड़े थे। संध्या एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है। वह ड्रेस संध्या पर बहुत अच्छी लग रही थी। वह कमरे से बाहर आई तो देखती है कि एक औरत रसोई में खाना बना रही है। वह उससे पूछने लगी, आप भी इस घर में रहती हैं? संध्या की आवाज सुनकर वह औरत मुड़कर संध्या को देखकर बोली, आप सूरज भैया की पत्नी है ना? उन्होंने मुझे बताया था कि कल ही आप दोनों की शादी हुई है। मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ काम करती हूँ। आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। संध्या उसे मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई। वैसे और कौन कौन है इस घर में? सीमा उसे बताती है, भैया यहाँ अकेले रहते हैं, कभी कभी मुरारी और छोटे भी यहाँ रुक जाते हैं। सीमा उसे सूरज के बारे में बहुत सी बातें बताती है कि सूरज को क्या पसंद है क्या नहीं। वह यह भी बताती है कि सूरज लोगों की बहुत मदद करता है, वह दिल का एक अच्छा इंसान है, उसने कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। सीमा से बातें करते करते संध्या का टाइम आराम से कट गया। रात में सीमा खाना बनाकर चली गई। संध्या अकेली घर पर बैठी सूरज का इंतजार कर रही थी। सूरज जब घर आया तो संध्या को अपना इंतजार करता देख उसे खुशी तो बहुत हुई, पर वह अपनी खुशी अपने अंदर ही छुपा लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सीमा रोज संध्या को सूरज के बारे में कुछ न कुछ बताती रहती। संध्या सूरज के व्यवहार से यह तो जान गई थी कि वह एक अच्छा इंसान है। एक रात में जब संध्या सूरज का इंतजार कर रही थी तब दरवाजा खुला और सूरज मुरारी और छोटे का सहारा लेते हुए अंदर आया। संध्या जब सूरज को ऐसे देखती है तो घबरा जाती है। सूरज के हाथ और माथे पर पट्टी बंधी थी, उसके शर्ट पर जगह जगह खून लगा था। सूरज की ऐसी हालत देख संध्या दौड़ती हुई सूरज के पास आई और मुरारी से पूछने लगी, यह क्या हो गया इन्हें, इतनी चोट कैसे लग गई? मुरारी आराम से सूरज को बैठाते हुए बोला, कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ी लड़ाई हो गई थी। संध्या उन पर चिल्लाते हुए बोली, थोड़ी लड़ाई हो गई थी? अरे इतनी चोट आई है, इन्हें देखकर कहाँ से लग रहा है कि यह थोड़ी सी लड़ाई लड़कर आए हैं। वह और भी ना जाने क्या क्या बोलती रहती है। वे तीनों चुपचाप संध्या की डांट सुन रहे थे। जब संध्या बोलते बोलते शांत हो गई तो
तो छोटे धीरे से बोला, भैया अब हम चलते हैं, और जल्दी से वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे मुरारी भी खिसक गया। अब वहां सिर्फ सूरज और संध्या थे। संध्या पहले तो गुस्से में उसे देखती रही, फिर रसोई में चली गई। वह एक थाली में खाना लाई और सूरज के सामने बैठ गई। सूरज जब अपने सामने खाना देखता है तो अपने हाथ की तरफ देखने लगा जिस पर पट्टी बंधी थी। तभी एक हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा। सूरज देखता है संध्या अपने हाथ से उसे खाना खिला रही है। पहले तो वह संध्या की तरफ देखता है, फिर उसके हाथ की तरफ। वह धीरे से अपना मुंह खोलता है तो संध्या उसे खाना खिला देती है। ऐसे ही संध्या पूरा खाना सूरज को खिलाती है। खाना खाने के बाद सूरज उठकर कमरे में जाने की कोशिश करने लगा, पर शायद उसके पैर में भी चोट लगी थी, जिससे वह ठीक से भी नहीं पा रहा था। संध्या जब सूरज को ऐसे चलता देखती है तो अपना सहारा देते हुए उसे कमरे में ले जाने लगी। कमरे में आकर सूरज सोफे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वह सोफे पर ही सोता था। पर संध्या उसे खींचते हुए बेड की तरफ ले आई और बोली, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बेड पर लेट जाइए। आज संध्या का ऐसा रूप देखकर सूरज भी हैरान था, पर कहीं ना कहीं संध्या का उस पर यूं हक जताना उसे अच्छा भी लग रहा था। वह चुपचाप बेड पर बैठ गया। संध्या उसे बेड पर बैठाकर बाहर चली गई। जब वह वापस कमरे में आई तो देखती है सूरज अपनी शर्ट उतारने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वह उसके पास जाकर बोली, मैं उतार देती हूँ। सूरज जानता था कि वह अपने आप तो शर्ट उतार नहीं पाएगा, इसलिए वह अपने हाथ शर्ट से हटा लेता है। संध्या सूरज के शर्ट के बटन खोलकर आराम से उसकी शर्ट उतार रही थी, पर उसके ऐसा करने से सूरज की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसकी शर्ट उतारते समय संध्या सूरज के बिल्कुल करीब खड़ी थी, जिससे सूरज की दिल की धड़कनें तेज हो गई। पर संध्या को इसको जरा भी एहसास नहीं था। वह तो पूरे ध्यान से उसकी शर्ट उतार रही थी। जैसे ही संध्या सूरज की शर्ट उतारकर उससे दूर हुई, सूरज ने एक राहत की सांस ली। संध्या सूरज को आराम से लेटाते हुए बोली, अब आप आराम कीजिए। कुछ देर में ही सूरज को दवाई के असर से नींद आ गई। संध्या जब देखती है कि सूरज सो गया तो वह भी सोफे पर लेट गई, पर उसे सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी, मुझे तो इस सोफे पर नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं यह रोज इस सोफे पर कैसे सोता है। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आती तो वह सूरज की तरफ देखने लगी। तभी वह देखती है कि जिस हाथ में उसे चोट लगी है वही हाथ वह अपने सिर के नीचे ले जाने लगा। वह दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। संध्या को याद आया कि सूरज रोज इसी हाथ को अपने सिर के नीचे रखकर सोता था। वह समझ गई कि अपनी आदत के अनुसार वह आज भी इसी हाथ को अपने सिर के नीचे रखने वाला है। संध्या को चिंता होने लगी कि कहीं नींद में वह अपना हाथ सिर के नीचे न लगा ले, इसलिए वह उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही लेट गई। सूरज के पास लेटते ही फौरन उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज की आंख खुली तो वह देखता है कि संध्या बिल्कुल उसके पास लेटी हुई है। उसने अपने एक हाथ से उसका हाथ भी पकड़ रखा है। संध्या को अपने पास देख सूरज उसके चेहरे को देखने लगा। आज भी उसे देखकर वह ऐसा ही महसूस कर रहा था जैसे उसे पहली बार देखकर किया था। सूरज का दिल किया कि एक बार वो संध्या के चेहरे को छू ले, इसलिए वह अपना दूसरा हाथ संध्या के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। पर जैसे ही वह उसका चेहरा छूने वाला था, संध्या की नींद खुल गई। वह देखते ही सूरज फौरन अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। संध्या जब नींद से जागी तो वह देखती है कि सूरज के बिल्कुल पास लेटी है और अब भी उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। वह बड़े ध्यान से सूरज के हाथ से अपने हाथ को निकालती है और उसे देखने लगी। आज पहली बार वह सूरज को इतने ध्यान से देख रही थी। सूरज देखने में कम हैंडसम नहीं था। उसकी चौड़ी छाती देखकर संध्या का गला सूखने लगा। आज पहली बार उसका मन किया कि वह एक बार सूरज के सीने से लग जाए। शायद उसके अंदर भी सूरज के लिए एहसास जाग रहे थे, पर वह इन एहसासों को अपने अंदर ही दबा लेती है। सूरज को जब एहसास हुआ कि संध्या काफी देर से उसे देख रही है तो वह भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। संध्या ने जब देखा कि सूरज ने उसकी चोरी पकड़ ली तो वह फौरन उठकर जाने लगी, पर सूरज ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे वह सीधा सूरज के चौड़े सीने से जा लगी। सूरज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? उसकी बात सुनकर संध्या इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह उसकी बात का क्या जवाब दे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। वह सूरज से बोली, बस आपकी चोट देख रही थी। यह कहकर वह तेजी से उठी और बाहर चली गई। सूरज उसे जाते हुए देखता रहा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। 2 दिन तक संध्या ने सूरज को कहीं जाने नहीं दिया।
वह उसका पूरा ख्याल रखती। पर तीसरे दिन सूरज को किसी काम से जाना पड़ा। रात में जब वह घर लौटा तो संध्या रोज की तरह उसका इंतजार कर रही थी। सूरज कुछ थका हुआ सा लग रहा था। संध्या ने सूरज को खाना खिलाया और बाकी काम खत्म करने लगी। सूरज आराम करने के लिए कमरे में चला गया। जब संध्या कमरे में आई तो सूरज सोफे पर सोने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर संध्या को याद आया कि इस सोफे पर सोना कितना मुश्किल है। वह सूरज से बोली, आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं, या बेड पर सो जाइए। सूरज अपना तकिया एडजस्ट करते हुए बोला, अब मेरी चोट काफी ठीक हो गई है, इसलिए अब मैं सोफे पर सो सकता हूँ। पर जैसे ही वह लेटने वाला था, संध्या उसका तकिया उठाकर बेड की तरफ बढ़ते हुए बोली, देखिए, मुझे पता है कि इस सोफे पर सोना कितना मुश्किल है, इसलिए आप आराम से बेड पर सो सकते हैं। उसकी बात सुनकर सूरज हैरानी से उसे देखने लगा। फिर वह बोला, मेरे साथ सोने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वह नामे गर्दन हिलाते हुए चुपचाप बेड के दूसरी तरफ लेट गई। सूरज भी बेड के एक तरफ लेट गया। धीरे धीरे संध्या का खिंचाव सूरज की तरफ बढ़ने लगा। वह सूरज की सभी जरूरतों का ध्यान रखती। संध्या अक्सर सीमा के साथ बाजार जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह सीमा के साथ बाजार गई थी। तभी कुछ लोग वहां आए और संध्या को पकड़कर ले गए। सीमा ने उसकी खबर फौरन सूरज को दी। सूरज अपने सारे आदमियों के साथ संध्या को ढूंढने लगा। उसे ज्यादा देर नहीं लगी संध्या का पता लगाने में। जैसे ही वह वहां पहुंचा जहां संध्या को रखा गया था, तो देखता है कि एक आदमी संध्या के सिर पर गन ताने खड़ा है। वह उसका पुराना दुश्मन शेरा था, जिससे पहले भी कई बार सूरज की लड़ाई हुई थी। शेरा सूरज को देखकर हंसते हुए बोला, सूरज बड़ी जल्दी आ गया, लगता है अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। सूरज गुस्से में बोला, शेरा, ये तूने अच्छा नहीं किया। हमारी दुश्मनी के बीच परिवार को लाकर तूने अपने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जैसे ही वह शेरा की तरफ बढ़ने लगा, वह संध्या को अपने सामने करते हुए बोला, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो तू अच्छे से जानता है कि मैं तेरी बीवी के साथ क्या करूँगा। यह कहकर शेरा गन सीधा संध्या के सिर पर लगा देता है। संध्या डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज पहली बार सूरज की आंखों में किसी को खो देने का डर था। वह अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, बस तू मेरी पत्नी को छोड़ दे। शेरा अपने आदमियों को इशारा करता है तो उसके आदमी सूरज और उसके साथियों को घेर लेते हैं। संध्या चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। शेरा सूरज की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मौका मिला है तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। और वह सूरज को मारने लगता है। सब लोग देख रहे थे कि सूरज संध्या के लिए कितनी मार खा रहा है, पर संध्या से यह सब नहीं देखा जाता। वह देखती है जो आदमी उस पर बंदूक लगाए खड़ा था, उसका ध्यान अब संध्या पर नहीं है। वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे जोर से धक्का देती है और सूरज की तरफ भागती है। वह आदमी संभल नहीं पाता और गिर जाता है, जिससे उसके हाथ की बंदूक भी गिर जाती है। मुरारी फौरन वह बंदूक उठा लेता है। सूरज जब संध्या को अपनी तरफ आता देखता है तो जिस हाथ से शेरा उसे मार रहा था उसे पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे शेरा की चीख निकल गई। अब तो सूरज के सभी साथी शेरा के आदमियों पर टूट पड़े। सूरज ने संध्या को साइड किया और शेरा को मारने लगा। अपने चारों तरफ इस तरह लड़ाई देखकर संध्या घबरा गई। सूरज ने शेरा को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। शेरा की हालत देखकर लग रहा था कि अगर उसे अब एक और भी घुसा पड़ा तो वह मर जाएगा। इसलिए जैसे ही सूरज उसे मारने वाला था, संध्या जोर से सूरज का नाम लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है। सूरज जब संध्या को गिरते देखता है तो शेरा को छोड़कर संध्या की तरफ दौड़ा। वह संध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। मुरारी सूरज से बोला, भैया आप भाभी को लेकर जाइए, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। सूरज संध्या को लेकर घर चला गया। वह संध्या को बेड पर लेटाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। होश में आते ही संध्या उसके सीने से लगकर रोने लगी। सूरज प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सब ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। संध्या रोते हुए बोली, आपने मेरे लिए इतनी मार खाई, अगर आपको कुछ हो जाता तो? सूरज भी प्यार से उससे बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीतता तुम्हारे बिना? उसकी बातें सुनकर संध्या उसे देखने लगी। सूरज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम में मेरी जान बसती है, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मेरी जान भी तुम्हारे साथ साथ चली जाएगी। ये सुनते ही संध्या उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बोली, ऐसी बातें मत कीजिए, अगर सूरज चला गया तो संध्या भी नहीं रहेगी। यह सुनते ही सूरज के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह खींचकर संध्या को अपने सीने से लगा लेता है। संध्या भी उसके सीने से लगकर उस पर अपनी पकड़ कस देती है। आज ना जाने कितने दिनों बाद दोनों के ही दिल को सुकून था। कितनी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे से गले लगे रहे। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो सूरज संध्या की आंखों में देखने लगा।
संध्या को सूरज की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार ही दिख रहा था और वह भी इस प्यार में डूब जाना चाहती थी। पूरी रात दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। अगली सुबह उन दोनों की जिंदगी में एक नया उजाला लेकर आई। धीरे धीरे संध्या ने अपने प्यार से सूरज को पूरी तरह से बदल दिया। सूरज ने गुंडागर्दी छोड़कर अपना काम शुरू किया, जिसपे उसे खूब सफलता मिली। आज 4 साल बाद सूरज और संध्या की एक बेटी है और उनका एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें वे सभी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।